Good morning, students. Today we are going to discuss or revise the lesson Mughal Empire. It is a very important lesson of history. We have already done this lesson. So, today I try to convert into PPT so that you can briefly learn the view of lesson. Okay, let's start the lesson. Mughal Empire. मुग़ल एम्पायर इंडिया की हिस्ट्री में सबसे फेमस एम्पायर है। अब्राहम लोदी की लोदी डायनेस्टी ख़त्म होने के बाद, डाउनफॉल आने के बाद ये एम्पायर आया। उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ओके, सब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं बेटा? इस समय तो हमारे पास हमारा जोग्राफिकल बॉर्डर है कश्मीर टू कन्याकुमारी। हमारी नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। एक प्रॉपर एक एरिया होता था जहाँ पर एक राजा अपना राज्य करता, रूल करता था। और जैसे कोई अदर किंग जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिज़िकली, फाइनेंशली और मिलिट्री के हिसाब से, उनके ऊपर अटैक करता, अगर वो जीत जाता था तो उसकी वहाँ पर कंट्रोल हो जाता, वहाँ पर वो राज करता था। ऐसा ही कुछ सिस्टम था उस समय में जब मुग़ल एम्पायर आए। मुग़ल एम्पायर जब हमारे इंडिया में आए, उनके आने के बाद उन्होंने उसके साथ अफ़गानिस्तान को या कुछ और भी एरियाज़ को अपने अंडर लिया। मुग़ल एम्पायर की जो बिगनिंग होती है वो 1526 से है और ये एंडेड हुई जब ब्रिटेन के पीपल यहाँ पर आए 1857 में। मुग़ल एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे बाबर। ओके, बाबर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बाबर का बर्थ 1483 में हुआ और इन्होंने पानीपत की बैटल के बाद मुग़ल एम्पायर को स्ट्रॉन्ग किया या मुग़ल एम्पायर को रखा। इस लेसन के अंदर हम 6 मेन जो किंग है मुग़ल एम्पायर के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बाबर, देन हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ एंड औरंगजेब। द फर्स्ट किंग जिनका नाम बाबर था, काफ़ी फेमस है। इनका नाम मुग़ल एम्पायर की फाउंडेशन के फॉर्म में रखा आता है। इनका नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इनके बर्थ के बाद जब 1483 में इनका बर्थ हुआ, उसके बाद इनके अंदर वो सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप थी कि वो एक अच्छे फाइटर, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते थे। बाबर ने अपने साथ महाराणा संग्राम, मेवाड़ के दौलत खान लोधी, पंजाब के गवर्नर, इन सब को मिलाया, बैठकर प्रॉपर एक शेप बनाई कि हम किस तरह से अब्राहम लोधी को या दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर सकते हैं। तो उनकी इस बात से सभी लोग एग्री हुए। उनके एग्री होने के बाद ये बैटल हुई जो 1526 में, 1526 में, और इस बैटल के अंदर ये लोग जीत गए। ओके, उसके बाद बाबर का स्ट्रॉन्ग एक होल्ड बन गया, मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद फतेहपुर सिकरी में 1526-27 में बैटल ऑफ गोहाना हुई। वहाँ पर भी उन्होंने विक्ट्री हासिल की और काफ़ी सारी नॉलेज होने की वजह से इन्होंने एक सुपीरियर टाइप की मिलिट्री तैयार की जो अफ़गान के साथ या अलग अलग हिस्सों के साथ लड़ने के लिए हर समय रेडी रहती थी। बड़े फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिले मुग़ल एम्पायर को फ्रॉम बाबर। बाबर की बिब्लियोग्राफी देखो तो अरेबिक भाषा स्कॉलर थे, पर्शियन लैंग्वेज इनको पसंद थी। इनकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर बाबर नामा लिखा गया। बाबर जी बड़े अच्छे किस्म के राजा थे, किंग थे। उनको नेचर से बहुत लव था। ही वॉज अ लवर ऑफ नेचर, ब्यूटी, फ्लोरा, फ्यूना। तो ये ग्रीनरी की बहुत केयर करते थे। इनकी डेथ के बाद इनके एल्डर बेटे जिनका नाम था निसारुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जो 1530 में वहाँ के किंग बने। इनके जो हुमायूं थे वो इतने एनर्जेटिक नेचर के नहीं थे जितने के बाबर थे। बाबर के जो अदर 3 सन थे वो हुमायूं की इस पोजीशन से एग्री नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि हुमायूं किंगडम को संभाले, तो वो तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी करते हैं। दे वर डिससेटिस्फाइड बाय द किंगडम और शेयर ऑफ द किंगडम फ्रॉम हुमायूं। तो इसी तरह से फैमिली के अंदर कॉन्स्पिरेसीज हैं। कुछ राजपूत लोग आ गए, कुछ अदर पर्सनस आ गए जो हुमायूं के अगेंस्ट हो गए। तो हुमायूं बैटल ऑफ चौसा 1539 में जो शेरशाह सूरी के साथ हुआ उसमें हार गए और उनके बाद यहाँ पर राज आ गया, दैट इज़ शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी जिनका रियल नाम था फरीद खां। इनको ए टाइगर सिंगल हैंडेड कहा जाता था। इनको एक टाइटल दिया गया शेर खां।
ये सुर किंगडम से बिलोंग करते थे। इन्होंने बहुत कम टाइम पीरियड अपना रूल किया, नियर अबाउट 5 ईयर इनका रूल रहा। इनके टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई। ये एक एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने न्यू सिविल, मिलिट्री, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने डिफरेंट तरह की आर्मी, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी ऑर्गेनाइज की, ब्रांडेड हॉर्सेस को अरेंज किया। इन्होंने सिल्वर कॉइन चलाया, रुपया जिसको कहा जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे ट्रेड का काम इजी हो गया। इसके साथ साथ नेटवर्क ऑफ रोड जो कि पेशावर में, बंगाल टू पेशावर तक स्टार्ट किया गया। तो ये बड़े अच्छे किंग थे जिन्होंने हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिए हैं। इसके साथ साथ आर्किटेक्चर्स की बात की जाए तो पुराना किला इन दिल्ली या हुमायूं की जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिनका आज भी हम नाम सुनते हैं। हुमायूं के बाद अगले फेमस किंग आए, दैट इज़ अकबर। अकबर का नाम तो सबने सुना है, बहुत ही अच्छे किंग थे। अकबर का बर्थ 1542 में हुआ। ओके, ये हुमायूं के बेटे थे। इनकी एज सिर्फ 13 साल की थी जब हुमायूं की डेथ होगी। उसी दौरान इनको उसके बाद इनको अपने राज्य को संभालना पड़ा। बहुत कम एज में इन्होंने संभाला। इनकी हेल्प के लिए वाहिरिम खान पर्सन थे जो इनकी हेल्प करते थे जब तक ये 18 साल के लिए। इनके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ थी। एक अच्छे वॉरियर थे, एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, और सबसे बड़ी बात है इनको अपने एरिया को, अपने देश को चलाना आता था। डिप्लोमेटिक स्किल थी इनके अंदर। इन्होंने अपने आसपास देखा कि ही वॉज बेसिकली फ्रॉम मुस्लिम फैमिली। तो उनको लगा कि अकेले मुस्लिम एम्पायर काम नहीं कर सकता अगर जब तक हमारे साथ कोऑर्डिनेशन ना हो राजपूत का। तो इन्होंने बहुत सारे राजपूत किंग्स के साथ अपना बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया। इन्होंने शादी भी जयपुर के राजा की बेटी जोधा बाई के साथ की, और उसके साथ साथ बहुत सारे राजपूत किंग्स को इन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन दी। जैसे राजा बीरबल थे या राजा टोडरमल थे जिनको दीवान कहा गया। बहुत सारे लोग थे जो नवरत्न की कैटेगरी में आते थे। उनके राज्य के अंदर ये बहुत सारे लोग थे। इन्होंने डिफरेंट तरीके से रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, रिलीजियस पॉलिसी बनाई, हर धर्म की रिस्पेक्ट करते थे। इनके टाइम पीरियड में दिवाली, होली, बसंत पंचमी हर त्यौहार मनाया जाता था। इन्होंने एक रिलीजियस प्लेस बनाया जिसे दिले इलानी कहा जाता है। वहाँ पर हर तरह के रिलीजियस लोगों को इनवाइट किया जाता है, स्कॉलर्स को इनवाइट किया, चाहे वो हिंदू हैं, जैन धर्म से हैं, क्रिश्चियंस हैं, इस्लाम है, और वहाँ पर डिस्कशन करते थे हाउ वी कैन इंक्रीज डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ब्रदरहुड्स, हाउ वी कैन क्रिएट अ गुड नेचर अमंग द पीपल, हाउ वी कैन डेवलप आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और क्राइम को ख़त्म करना इनका मेन काम था। वुमेंस को लेकर जितने भी जो क्रूल्ड नेचर थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की। ड्रिंकिंग, टॉक्सिक्स, ये जो चीज़ें यूज़ करते थे, सती प्रथा को उन्होंने बैन करवाया। इन्हें बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इनके टाइम के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ आर्किटेक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी। बुलंद दरवाज़ा बनाया गया शेरशाह सिकरी की सिटी के अंदर, बुलंद दरवाज़ा जो कि बहुत सुंदर है, जिसे हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपने फादर की हुमायूं की टॉप बनाई। ये भी इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें आपको बनाई। अकबर के टाइम के अंदर लिटरेचर को काफ़ी डिवेल्प किया गया। अकबर के टाइम में हिंदी जो लिटरेचर है काफ़ी प्रोग्रेस हुआ, और अब्दुल रहीम, सूरदास, तुलसीदास की कही हुई चीज़ों को, जिसको लोग आज भी अप्रिशिएट करते हैं, तुलसीदास, रामचरितमानस इन दिनों में काफ़ी फेमस हुआ। इसके अलावा महाभारत, रामायण, वेदा, अलग अलग हिंदू धर्म की बुक्स को इन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया। इनके टाइम के अंदर बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनी, बहुत सारी पेंटिंग्स आज भी नज़र आती हैं जो बताते हैं कि आर्ट को कितना पसंद करते हैं। इनके जो अकबर का कोर्ट बहुत फेमस माना जाता था क्योंकि इनके कोर्ट के अंदर नवरत्न थे। नवरत्न जैसे राजा टोडरमल, बीरबल, या बहुत ऐसे लोग जो इनके राज्य को संभालते थे। अकबर की डेथ के बाद उनके जो फोर्थ एम्पायर थे वो थे जहांगीर खान। जहांगीर का जब बने तो उनके आने के बाद उनको पूरे वर्ल्ड का हेड, या जोधा, उनकी मदर जो थी, जो जयपुर की राजकुमारी थी जोधाबाई, उनके ये बेटे थे। उनके जो हमारे पास
जहांगीर की जो मदर थी, जो जोधाबाई थी, उन्होंने इनके अंदर बहुत सारी कल्चरल वैल्यूज़ डेवलप की थी। जो जहांगीर है, जहांगीर की जो शादी है नूरजहां से हुई। जहांगीर भी एक अच्छे किंग के रूप में, जहांगीर के टाइम में ही ईस्ट इंडिया कंपनी 1615 में 1615 में 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी बाय अंडर द सर थॉमस रॉय के थ्रू इंडिया के अंदर एंटर हुई। उन्होंने पहली बार जहांगीर खान से परमिशन ले कि हमें कंसेशन दिया जाए ताकि हम इंडिया के अंदर ट्रेडिंग फैक्ट्रीज सूरत में सेटअप करें। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर पुर्तगालीज, डच, ब्रिटिश, यूरोपियन ट्रेडर्स को भी बिगनिंग मिली। एक्चुअली जो पर्सन थे ये चाहते थे कि हम अपने देश के अंदर आर्ट और कल्चर को ऑलरेडी फ्लोरिश कर चुके हैं इन द टाइम ऑफ अकबर। अब हमारे देश में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, दैट इज़ अ ट्रेड। तो इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इन्होंने तो उन लोगों को इन्वाइट किया। अब उनकी नेचर क्या थी ये रिज़ल्ट हमने देखा और उन्हें हमें अपनी कॉलोनी बना लिया। इनकी इनकी डेथ जब इनकी डेथ हुई तो इन डेथ का मेन रीज़न था इनकी इल हेल्थ। ये थोड़े हेल्दी नहीं थे। इनकी डेथ का कारण भी इनकी हेल्थ का डिक्लाइन होना था। तो जब जहांगीर ने काफ़ी लंबा एम्पायर किया, काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को संभाला। इनका जो सिस्टम था कांगड़ा इन हिमाचल, देन बेटा राजस्थान, मेवाड़ में भी इन्होंने 6 गुरु अर्जुन देव जी के टाइम पीरियड में ये माने गए। ये आर्ट के या आर्टिकल्चर के, ब्यूटीफुल गार्डन्स के इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह बनाई। ओके, उनके बाद जो अगले जो किंग आते हैं दैट इज़ ए शाहजहाँ। शाहजहाँ का नाम तो आप सब ने सुना होगा। ये मुगल जहांगीर के बाद नेक्स्ट मुगल एम्पायर थे। इनकी जो इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी शादी मुमताज़ जी के साथ हुई। जो अकबर इनकी शादी मुमताज़ जी के साथ हुई तो इन्होंने मुमताज़ की डेथ के बाद उन्होंने ताजमहल बनाया जो कि इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। शाहजहाँ के टाइम के पीरियड के अंदर भी बहुत सारे इंडियन सिविलाइजेशन को प्रमोट करने वाले काम किए गए। ये बड़ी प्रॉस्परस स्टेज थी एक मुग़ल एम्पायर की। मुग़ल एम्पायर काफ़ी डेवलप हो चुका था। अब इस समय जो मुग़ल का जो टाइम पीरियड है वो आगरा से शिफ्ट होकर दिल्ली की तरफ आ गया। अब धीरे धीरे कर कर बीजापुर, गोलकांडा यहाँ पर इन्होंने ट्रीटीज़ की और अपने मुग़ल एम्पायर की लॉयल्टी को डेवलप करने की कोशिश की। इसके बाद जो नेक्स्ट किंग आते हैं दैट इज़ औरंगजेब। औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब शाहजहाँ के बेटे थे। शाहजहाँ के 4 बेटे थे। औरंगजेब के अंदर बहुत एम्बिशियस थे कि मुझे मुग़ल एम्पायर को संभालना है। उनको लगता था कि ही वॉज अ पर्सन दैट कैन कंट्रोल और ही वॉज एक्ट लाइक ए न्यू होली हेड ऑफ द मुग़ल एम्पायर। तो उन्होंने अपने 3 भाइयों का मर्डर करवा दिया। ओके, उसके बाद अपने पिता को, अपने फादर को आगरा के किले के अंदर जेल में बंद कर दिया जहाँ पर उनकी डेथ होगी। और औरंगजेब ने अपने आप को हिमसेल्फ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया न्यू एम्पायर ऑफ दैट इज़ मुग़ल एम्पायर और अपने को ने एक टाइटल दिया आलमगीर का। 50 साल तक इन्होंने राज किया और 1707 में अहमदनगर में इनकी डेथ होगी। और जो ये औरंगजेब थे, औरंगजेब के साथ लोगों के अच्छे रिलेशन नहीं थे क्योंकि इनका जो सिस्टम था थोड़ा क्रूल्ड था। ही वॉज नॉट पोलाइट एज बाबर, हुमायूं, शाहजहाँ उनकी तरह नहीं थे। तो इनके टाइम पीरियड के अंदर 9th सिख गुरु तेग बहादुर जी की शहादत भी हुई। इस टाइम पीरियड के अंदर खालसा जी का जो पीस लविंग कम्युनिटी थी उनका भी जो ट्रेंड चेंज हुआ वो मिलिट्री कम्युनिटी में आई क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि जो लोग दुनिया से प्यार करते थे उन्हें अपनी कम्युनिटी की हिफाजत के लिए थोड़ा सा मिलिट्री फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ा। मराठास के साथ, छत्रपति शिवाजी के साथ इनका स्ट्रगल हुआ। बीजापुर देन गोलकांडा में मुग़ल एम्पायर्स के साथ हुआ। धीरे धीरे कर ये कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रही क्योंकि यहाँ पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था और अच्छे होल्डर नहीं थे, अच्छे लोग नहीं थे जो इनके साथ टुगेदर होते। औरंगजेब बड़े गॉड फेयरिंग थे। इनकी लाइफ बड़ी सिंपल थी। इनने सिंपलिसिटी को अडॉप्ट किया। औरंगजेब ने एक टैक्स लगाया लोगों के ऊपर जिसका नाम जजिया था। जो उनके धर्म को नहीं अपनाता तो उनको वो टैक्स पे करना पड़ता था। ये लास्ट इनके बाद जो लास्ट मुग़ल एम्पायर है इनकी डेथ के बाद दैट इज़ बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र लेटर मुग़ल थे। इनके बाद मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया। बहादुर शाह जफ़र एक ऐसे मुग़ल एम्पायर थे जिन्होंने 1857 में ब्रिटेन के ख़िलाफ़ अपना रिवोल्ट भी शो किया और उसके बाद जब रिवोल्ट में एज वी नो इंडियन
हार गए थे और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र को म्यांमार की एक जेल के अंदर देश निकाला दे दिया गया और इसके बाद वहीं पर वहीं औरंगज़ेब की डेथ भी हो गई, बहादुर शाह जफ़र की डेथ भी हो गई और ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरी धीरे धीरे इंडिया के अंदर बढ़नी शुरू होगी और मुग़ल एम्पायर का ख़त्म हो गया। मुग़ल एम्पायर का ख़त्म होना मुग़ल एम्पायर का ख़त्म होना उनका इम्पैक्ट ख़त्म नहीं करता। अगर आप डीपली इन चीज़ों को फॉलो करो तो हर पर्सन ने, चाहे वो बाबर थे, चाहे शेरशाह सूरी थे, चाहे जहांगीर थे, चाहे अकबर थे, चाहे औरंगज़ेब थे, सब ने इंडिया की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो लेट डिस्कस अबाउट द इकॉनमी। इनके टाइम पर जितने मुग़ल एम्पायर्स, हमने तो सिर्फ 6 मुग़ल एम्पायर्स की बात की, जितने भी मुग़ल एम्पायर थे बेटा उनके टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने रोड्स की कंस्ट्रक्शन की, नए नए रोड्स बनाए। शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड के अंदर तो बहुत अच्छी तरह के रोड बनाए, जीटी रोड भी उसी का एक एग्जांपल है। देन बेटा यूनिफॉर्म करेंसी बनी, मीडियम एक्सचेंज का पता चला, लोगों को खरीदना बेचना आया। देन टाउन सिटीज़ को बनाया गया। देन बेटा पॉलिटिकल सेंटर बनाए गए, मिलिट्री को साउंड किया गया, बिजनेस को इंक्रीज़ किया गया। इसके अलावा बेटा रिलीजियस को लेकर चाहे जो मोस्ट प्रॉबली जो मुग़ल एम्पायर था मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, लेकिन इन्होंने राजपूतों के साथ मिलकर बहुत सारे बैटल जीते और उनकी बहुत रिस्पेक्ट की। अकबर ने तो जोधाबाई से शादी की, तो मुस्लिम के होने के साथ साथ इन्होंने हिंदू धर्म को रिस्पेक्ट दी। नॉट ओनली रिस्पेक्ट, इसके अलावा अकबर ने तो अपने टाइम में जैन, बुद्धिज़्म, देन क्रिश्चियन, हर तरह के रिलीजियस को बुलाया और उनकी रिस्पेक्ट की। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर हर धर्म को वी कैन से सेकुलर सिस्टम आना शुरू हो गया। हर धर्म को टॉलरेट किया जाता है, हर धर्म की रिस्पेक्ट की जाती है और उन्हीं के हिसाब से हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। अगर मुग़ल एम्पायर की बात करें तो उन्होंने अपने सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, लैंड के हर पीस के ऊपर वो खुद पैसा कलेक्ट करने के लिए नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने सिस्टम को डिवाइड कर दिया, दैट इज मनसबवारी सिस्टम। अकबर के टाइम में ये सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें सिविल और मिलिट्री सर्विसेज को मनसबवारी सिस्टम के नाम से जाना जाता था। अकबर ने जो उनके नवरत्न थे उनको इनके हेड बनाया, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको ड्यूटीज़ दी कि वो टाइम पीरियड के अंदर पूरे मुग़ल एरिया के अंदर ट्रूपिंग करें, चक्कर लगाएं, जहाँ जहाँ पर लोग माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिसबिहेव हो रहा है या उनको तंग किया जा रहा है, उनको पनिश किया जाए और बड़े अच्छे तरीके से उन लोगों के साथ, पब्लिक के साथ स्वीट विल बनाई जाए, ताकि लोगों के मन में राजा का जो क्रूल नेचर है, वो जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ बेटा जो ना रेवेन्यू सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जमींदार का रिलेशन किंग के साथ, रेवेन्यू का पार्ट 1/4 होना चाहिए, इनकम कलेक्ट करने का तरीका क्या है, राजा और प्रजा के अंदर जो पब्लिक है उनके साथ कैसे रिलेशन होना चाहिए। तो इस समय इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक के साथ वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म में आ गए और इन्होंने अपनी आर्मी या हर चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। और एक ऐसी एम्पायर थी, एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें इंडिया के ऊपर बहुत इफेक्ट हुआ। अगर ब्रिटेन का राज हमारे ऊपर नहीं होता तो जो मुग़ल एम्पायर ने हमें दिया है उसी फॉर्म में हमें मिलता, ग्रांटेड फॉर्म मिलता, तो शायद इंडिया बहुत ज़्यादा रॉयल इस समय होता। सिर्फ इफ़ेक्ट ये पड़ा कि इनके जाने के बाद, इनकी डेंसिटी ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन के लोग हमारे पास आए और जो पैसा जो हमने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया था वो सब कुछ ब्रिटेन के लोग इनडायरेक्टली हमारे देश से ले गए। तो इट वाज बैड लक, अनफॉर्चुनेटली हमें इन चीज़ों का सफ़र करना पड़ा। तो बट मुग़ल एम्पायर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, सो यू कैन लर्न। मैंने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की बेटा। इसको सुनो, चेक करो और सारे स्मॉल क्वेश्चंस आपने इसमें से लर्न करने। ओके बेटा, थैंक्स बच्चा।